आपको पाकिस्तान के सियासतदानों को एक मशवरा देना है तो आप इमरान खान साहब को क्या मशवरा देंगे? छोटे होते सुन रहे हैं ना, रोटी कपड़ा मकान। अच्छा, अब बात उससे कहीं आगे चली गई है। अगर मेरे वालिद साहब या दादा सियासत में थे, अगर मैं आ जाता तो ये बुरी बात नहीं है। सर घर वालों को नहीं दी हुई है कोई? घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए ये है। अच्छा, चंगन है जो 7 सीटर है। ये पहली वो जो सुजुकी को लेने की फीलिंग्स थी और इस वक्त जो लैंड क्रूजर को लेने, कौन सी ज्यादा? वो पहली। सर बाहर तो आप बॉस हैं, घर की बॉस भाभी हैं। जी बिल्कुल जी, ये तो मेरे ख्याल से होना ही चाहिए। इसके बगैर तो अगर आप 12 भाई और 2 बहनें कि जिसके 14 बच्चे उसके आखिरी वक्त में उसके साथ दाएं और बाएं खड़े। शुरू से आपका माइंडसेट यही था कि क्योंकि फैमिली का अपना बिजनेस था, बिजनेस में ही आना है? वालिद साहब ने 1960 में एक मैगजीन शुरू किया जिसका नाम था उर्दू डाइजेस्ट। आपको पाकिस्तान की कोई एक एक्ट्रेस, मॉडल या इन्फ्लुएंसर के साथ लंच या डिनर का मौका मिले तो वो कौन सी होंगी जिनके साथ आप खाना खाना चाहेंगे? लास्ट ईयर मेरे 50 साल पूरे हुए हैं जी, माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो आप बड़े अच्छे टाइम पे आई हैं। सर वैसे आप ये बात कह रहे हैं, भाभी माइंड तो नहीं कर रही? नहीं, देखिए वो तो अगर आज कोई बिजनेस करना चाहता है तो क्या उसके लिए बिजनेस करना आसान है या बहुत मुश्किल है? कि आज हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा है। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा घर बनाया है। सर आपने खुद ही बनाया है इसको या आपने बनाया लिया? इसमें आपका हाथ है या आपकी वाइफ का? जनवरी से बिजनेस पॉलिटिक्स में हिस्सा बन गया। तो आपके सामने कैमरा होना चाहिए और आप किसी के खिलाफ भी कुछ भी बात कर लें बस आप सहाफी कहला जाते। अब आपके पास जो जंगें हो रही हैं वो असली की बुनियाद पर नहीं हो रही है। इस वक्त आप देखें जो हरमुस है वो उनकी सबसे बड़ी की है इस वक्त। बिल्कुल। सर कौन सा ऐसा खाना है जो आप शौक से खाते हैं, फरमाइश करके खाते हैं कि ये वाली चीज बनाई जाए आपके लिए? मेरे जो फेवरेट कलर है वो ब्लैक, ग्रे, ब्लू। पाकिस्तान में आपको किसी मशहूर कारोबारी शख्सियत के साथ बिजनेस करने का मौका मिले तो कौन सी शख्सियत होगी जिनके साथ आप बिजनेस करना चाहें? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फायजा बुखारी और आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान की बैकबोन से। जी हाँ, क्योंकि बिजनेस को किसी भी मुल्क की बैकबोन कहा जाता है। आज के हमारे मेहमान जो हैं वो ज़की एजाज साहब हैं जो कि FPCCI के रीजनल चेयरमैन हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में क्या इस वक्त भी बिजनेस करना आसान है या मुश्किल है। तो चलिए मुलाकात करते हैं ज़की एजाज साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आज हम आपके घर आए हैं तो पहले तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम हम यहाँ पे नहीं लेते। आपकी गाड़ियाँ माशाल्लाह से यहाँ पे 3 खड़ी हैं, आप हमें बताएंगे आपकी इनमें से कौन सी है या सारी ही आपकी हैं? नहीं, सारी मेरी हैं। वाह सर, घर वालों को नहीं दी हुई है कोई? घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए ये है। अच्छा, चंगन है जो 7 सीटर है। ये सही। तो ये बच्चों के लिए है, स्कूल वगैरह के लिए। और ये 2 मेरे यूज़ के लिए है, एक लैंड क्रूजर है और एक अभी रिसेंटली मैंने ली है टैंक। तो ब्लैक कलर मेरा फेवरेट कलर है, मेरा भी और फैमिली का भी। तो और SUV मैं 2016 से तकरीबन जो है ना वो यूज़ कर रहा हूँ। उससे पहले सेडान वगैरह, लेकिन 2016 से SUV है। तो आप देख लीजिए तीनों गाड़ियाँ माशाल्लाह है। माशाल्लाह। ऑप्शन भी आ गई है बहुत SUV में। पहले तो सिर्फ लैंड क्रूजर या प्राडो के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं थी 2016 में, लेकिन अब रिसेंटली तो इतनी ऑप्शन आती जा रही है SUV में कि अब आपके पास चॉइस ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल। सर गाड़ियों का शौक शुरू से है? जी बिल्कुल। मैं पहली गाड़ी जो मैंने 95 में जी, मुझे जो मेरे इस्तेमाल में आई वो सुजुकी मार्गला थी जी। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद क्योंकि उस वक्त जापानीज कार ही थी, आपको पता है टाइम तक। तो फिर टोयोटा क्रोला आई मेरे पास, फिर साथ साथ होंडा कॉर्ड आई CL9। अच्छा। और फिर उसके बाद ये सर पहली वो जो सुजुकी को लेने की फीलिंग्स थी और इस वक्त जो लैंड क्रूजर को लेने, कौन सी ज्यादा? वो पहली। हमेशा वैसे ये कहा जाता है कि जो पहला गिफ्ट होता है, चाहे वो पेरेंट्स गिफ्ट करें या आप अपनी कमाई से लें, वो बहुत ज्यादा खास है। सर अंदर चलते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो अच्छा सर ये बताएं कि आपकी जो पैदाइश है वो लाहौर शहर की है? जी मैं लाहौर में पैदा हुआ। मेरा जो आबाई घर था जी हमारा वो समनाबाद में था। अच्छा। वहाँ पर पैदाइश हुई 1975 में। और लास्ट ईयर मेरे 50 साल पूरे हुए हैं जी, माशाल्लाह।
तो आप बड़े अच्छे टाइम पे आई हैं। चले जबरदस्त। अच्छा सर, आपने बिजनेस की तरफ, क्योंकि फैमिली ही बिजनेस में थी, या आपका ये शौक था, आपने इनिशिएट किया कि आपने बिजनेस करना है? देखिए, इसमें ऐसा ये था कि हमारी जो फैमिली में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा। मेरे फादर और चचा ने, वालिद साहब ने 1960 में एक मैगजीन शुरू किया जिसका नाम था उर्दू डाइजेस्ट। अच्छा, वो आप लोगों का था? जबरदस्त। और वो उर्दू का सबसे पहला सर बहुत पॉपुलर था। बिल्कुल। तो मैं आपको भी दिखाऊंगा भी बाद में जी। मेरे वालिद 1957 में पीएचडी करके आए जर्मनी से। यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया। लेकिन साथ साथ ही ये अपने उन छोटे भाई जो मेरे चचा थे, उनसे बड़े दो मेरे ताया हैं, दो ताया है, एक चचा रवाली। अच्छा। तो वालिद साहब ने और चचा ने मिलकर ये इसकी बुनियाद डाली उर्दू डाइजेस्ट की। और वो आज तक पब्लिश हो रहा है और मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि मैं आज उस लेगेसी का पार्ट हूँ। माशाल्लाह। और आज मैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उर्दू डाइजेस्ट के, उसका पार्ट हूँ मैं। ज़बरदस्त। तो ये मैं समझता हूँ कि यहाँ से शुरुआत हुई हमारी फैमिली की। उसके बाद वालिद साहब जहाँ सहाफ़त के साथ वाबस्ता थे, लेकिन उनके अंदर बेशुमार खूबियाँ थी। वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर भी थे। उन्होंने 1975 में डिफरेंट बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की। अच्छा। कुछ में कामयाब हुए, कुछ में नहीं काम हुए। फाइनली 1985 में बड़ी बात है सर, वैसे अगर उस वक्त सहाफत में होते हुए ये उनका विजन है, उनका पता चल रहा है वो कितने विजनरी थे, वरना इंसान कहता है चलो इतना अच्छा काम चल रहा है और मतलब। अच्छा, उसकी रीज़न ये थी कि वो इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत करते थे। तो स्पेशली जो पाकिस्तानीज थे वहाँ पर हमारे डिफरेंट मुल्कों में, वो कहते थे, उनका नाम था डॉक्टर एजाज हसन कुरैशी, पीएचडी की वजह से। तो कहते हैं डॉक्टर साहब, आप अगर मैगजीन आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं तो और कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं पाकिस्तान से। तो वो जो चीज़ थी उनके माइंड में हर वक्त जो ना वो चलती थी। तो फाइनली 1985 में उन्होंने फ्रेश फूड और वेजिटेबल की एक्सपोर्ट स्टार्ट की 1985 में। माशाल्लाह। ठीक है। और फिर मेरे जो एक बड़े भाई के बाद जो सेकंड है खालिद एजाज, उन्होंने उनको ज्वाइन किया 86 में 87 में। सही। फिर वो उसको लेकर चले। और ये जो स्टार्ट था फ्रेश फूड वेजिटेबल का, ये भी उर्दू डाइजेस्ट पब्लिकेशन के नाम से ही हुआ। अच्छा। फिर उसके लिए एक स्पेशल कंपनी बनी 1988 में, रोशन एंटरप्राइज के नाम से। सही सही। और वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। और फिर मैंने आफ्टर एजुकेशन 95 में ग्रेजुएशन के बाद मैंने जो है वो इस कंपनी को ज्वाइन किया, रोशन एंटरप्राइजेस को, फ्रेश फूड वेजिटेबल की कंपनी को। सही। और वहाँ से फिर 2003 में हमने एक पैकेजिंग कंपनी की बुनियाद रखी उसी की रिक्वायरमेंट के लिए। तो उससे पहले जो हम फ्रेश फूड वेजिटेबल के लिए जो पैकेजिंग इंपोर्ट करते थे, सिंगापुर और दुबई से इंपोर्ट करते थे। उस वक्त एक ही इदारा था पाकिस्तान में पैकेजेस जो अच्छी क्वालिटी के, लेकिन हमें वर्जन पेपर चाहिए होता था, वर्जन पेपर से बॉक्सेस चाहिए थे। तो वो फिर हमें इंपोर्ट करने पड़ते और वो बहुत महंगे पड़ते थे। उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सेकंड जिसे कहते हैं लेटेस्ट प्लांट ताइवान से हमने इंपोर्ट किया। और सुंदर स्टेट उस वक्त नहीं थी, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हमने 2003 में वो प्रोजेक्ट शुरू किया। जबरदस्त। तो यहाँ से हमारी ये फिर बिजनेस की एक्चुअल जिसे कहते हैं बुनियाद डली, जिसमें मैं खुद फिर पहले दिन से उस रोशन पैकेजेस का डायरेक्टर भी हूँ, उसका स्पॉन्सर भी हूँ, उसका बेसिक जिसे कहते हैं ना रूह रवा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें हमारे साथ 5 भाई हैं हम उस कंपनी के अंदर। और फिर हमने उस पर एक्सपेंशन की। फिर हमने पहले कोरोगेटेड बॉक्स का प्लांट लगाया। अच्छा। सुंदर स्टेट के बाहर। फिर हमने अगेन जब हमारे साथ कस्टमर अटैच हो गए मल्टीनेशनल नेशनल, तो उन्होंने कहा यार आप सेकेंडरी पैकेजिंग को दे रहे हो, प्राइमरी क्यों नहीं देते आप। ठीक है। तो फिर उसमें हमने 2011 में एक्सपेंशन की और सुंदर स्टेट के अंदर लैंड ली, और वहाँ पर फिर हमने फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का प्लान लगाया 2011 में। ठीक है। जैसे कि लेस की जो आपका रैपर होता है या बिस्कुट का, उसको प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। और जो हम उससे पहले थे वो हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग। तो हम फिर उसमें भी इन्वॉल्व हो गए और फिर उसमें फिर हम एक्सपेंशन करते जा रहे हैं मुस्तकिल। माशाल्लाह। अच्छा सर, वैसे आप छोटे थे तो आप मतलब शुरू से आपका माइंडसेट यही था कि क्योंकि फैमिली का अपना बिजनेस था, बिजनेस में ही आना है, या बचपन में आप कुछ और चाहते थे कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या सहाफ़ी बनूंगा, कुछ इस तरह से शौक था? देखिए, उस तरह से जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा शौक नहीं था किसी चीज़ का स्पेसिफिक। पढ़ाई में वैसे कैसे थे? सो ठीक है ना, नॉट मतलब अच्छे, ठीक है ना, लेकिन सो तो लेकिन
यस, जैसे कि फैमिली ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, अब चॉइस थी या बिजनेस की साइड पे जाते हैं या फिर जर्नलिज्म की तरफ जाते हैं। हाँ। तो क्योंकि पढ़ाई में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, हाँ। तो जर्नलिज्म के लिए तो आपको पता है कि ज़्यादा पढ़ना भी पड़ता है आपको, और फिर वो सारी चीज़ होनी चाहिए। तो फाइनली 95 में ड्यूरिंग स्टडी पार्शियली हमारा एक प्रिंटिंग प्रेस था लोहारी में, जहाँ हमारा मैगजीन प्रिंट होता था। तो मैंने इवन मैट्रिक के बाद जो होती है ना टाइम, या उसमें भी वहाँ पर जाना शुरू कर दिया, इंटर्नशिप के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ से हमारी जैसे कहते हैं ना एक तरबियत शुरू हुई इस साइड की, प्रोफेशनल कैरियर की आप बात कर लें। अच्छा, तो वो आप सबने 95 का वो टाइम था, 95-96 का, जहाँ से ये कैरियर फिर शुरू हुआ। अच्छा, सही। वरना सर आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि सहाफ़त में आने के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन सर आजकल ये क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी बस आज तो ना आपके सामने कैमरा होना चाहिए और आप किसी के खिलाफ भी कुछ भी बात कर लें, बस आप सहाफ़ी कहला जाते हैं। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए बात ये है कि मैं ये बात कर रहा हूँ 95 की, जिस वक्त डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं था पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ प्रिंट मीडिया था। प्रिंट मीडिया के अंदर मैं बात करूं तो हमारे न्यूज़पेपर का बहुत कंट्रीब्यूशन था, उनका मेन जिसे कहते हैं ना कलीदी रोल न्यूज़पेपर का था, जो ज़्यादा इम्पैक्ट करते थे। और मैगजीन भी थे, जिससे मैंने आपको अपना मैगजीन बताया उर्दू डाइजेस्ट, ये आप समझें कि एक ज़माने का जियो था। बिल्कुल सर अभी तक भी जिन लोगों को आदत है पढ़ने की वो नहीं रह सकते इसके बगैर, बिल्कुल नहीं रह सकते। कि जियो, मैं इस पॉइंट से कह रहा हूँ कि जो हमारे चचा थे मरहूम, अभी उनकी इसी साल वफात हुई, उनका 71 के बाद से भुट्टो साहब के साथ काफ़ी क्लैश था। अच्छा। तो मेरे चचा और वालिद साहब कई दफ़ा अंदर भी गए, जेल्स में भी। तो वो इसलिए इस पॉइंट से कह रहा हूँ कि उस वक्त का उर्दू डाइस हमारा जियो था, बिल्कुल ठीक है ना, कि उस वक्त भी आज़ादी नहीं थी लिखने की। तो एक दो सहाफ़ी थे जो कि खुल के लिख सकते थे और उनके अंदर ताकत थी, जिसमें मेरे चचा का नाम दोबारा लूँगा, अल्ताफ़ हसन कुरैशी। उनका ये था कि वो आखिर दम तक उन्होंने 95 इयर्स की उम्र तक उन्होंने लिखा, उन्होंने जो उनको समझ में आई वो लिखा, किसी की भी प्रेशर में आज तक नहीं डिक्टेशन नहीं ली, डिक्टेशन उन्होंने बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा सर आप ये बताएं कि आजकल पाकिस्तान में, क्योंकि आप लोग तो माशाल्लाह से बहुत टाइम से काम करते चले आ रहे हैं, पाकिस्तान में अगर आज कोई बिजनेस करना चाहता है तो क्या उसके लिए बिजनेस करना आसान है या बहुत मुश्किल है? जब आपने स्टार्ट किया था उस वक्त से और आज में अगर आप तकाबुल करें तो? देखिए मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी आसान था और उस वक्त भी मुश्किल था, और आज भी मुश्किल और आज भी आसान है। अच्छा सर पहले बताएं मुश्किल कैसे और फिर बताएं आसान कैसे। अच्छा देखिए आसान इस तरह से है आज के ज़माने में कि आज हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मेन अगर इस वक्त अगर हम बात करें तो हमारी जो सेल एंड परचेज है उसका बहुत बड़ा एक पोर्शन जो है वो ऑनलाइन पे चला गया, ठीक है। ट्रेंड चेंज हो गए, बिल्कुल। पहले आपको प्रोडक्ट को एट द डोर स्टेप पहुंचाना पड़ता था कस्टमर के, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बिल्कुल। आपको प्रिंट मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज करना पड़ता था, आपको याद है, बिल्कुल। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, फिर उसके इसी दौरान FM आपको याद होगा, FM 100 आया, उसके ऊपर मार्केटिंग शुरू हुई प्रोडक्ट्स की। तो उस वक्त एक आम आदमी तक या किसी भी कंज्यूमर तक बात पहुंचाना महंगा था और मुश्किल था। आज उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सस्ता हो गया। ये तो आज मोबाइल है, आज आप अपना चैनल बना लें, अपनी किसी प्रोडक्ट को किसी भी लेवल तक आपने लेकर जाना है, इसके थ्रू लेके जा सकते हैं। आपको किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की जरूरत नहीं है। और स्पेशली इस वक्त AI के बाद बहुत आसान, अब आप डिजाइनिंग भी खुद कर सकते हैं बैठकर। थोड़ी सी अगर आपको नॉलेज आ जाए, थोड़ी सी इसकी यूज टू आ जाए, तो आप AI के थ्रू इतनी इजीली अपनी डिजाइनिंग भी कर सकते हैं और फिर रीच भी कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। बल्कि सर AI तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां खा गई है ना, क्योंकि अब लोगों को वो रखने की स्टाफ जरूरत ही नहीं पेश आती है। अच्छा उस वक्त क्यों आसान था जी? उस वक्त कंपटीशन नहीं था इतना ज्यादा, हाँ ठीक है। अब वर्ल्ड ओपन हो गया, मयार बहुत ज्यादा था ना, मयार मेरे ख्याल से उस वक्त कम था क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन कम थी। अब कंज्यूमर के पास पूरी दुनिया की, अगर मैंने मोबाइल परचेज करना है, मैंने अगर कोई ड्रेसिंग परचेज करनी है, मैंने कोई शूज़ परचेज करना है, पहले आप ऑनलाइन चेक करते हैं। पहले तो मैं सोच सकता था कि इम्पोर्टेड कोई चीज़ 95 में हम अवेलेबल हो पाकिस्तान में, ठीक है। इवन मुझे याद है कि जो नेविया क्रीम थी
जी। ये भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती थी एक ज़माने में, 95 की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। यानी कि बेसिक सी चीज़ थी। तो अच्छा, उस वक्त आसान था काम, कंपटीशन कम था। अब आपका कंपटीशन लाहौर में, वलेंशिया में बैठकर पूरी दुनिया के साथ है, क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल है इसके ऊपर। तो ये आपने पूछा कि उस वक्त क्या आसान था और आज क्या आसान है, क्या मुश्किल है। दूसरा, उस वक्त जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस था उसकी कॉस्ट कम थी। अच्छा। अब आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अच्छा। अर्निंग कम हो गई है और कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। ओके। टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एनर्जी के इश्यूज बन चुके हुए हैं, गवर्नमेंट की कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं है। तो अच्छा, पहले लोगों के बिहेवियर चेंज होने में टाइम लगता था, डिकेड्स लग जाते थे। सही। अब बिहेवियर और ट्रेंड ऐसे चेंज सेकंड्स में चेंज हो रहा है। बिल्कुल सही। तो ये अब आज का चैलेंज है कि आपने हर वक्त अपनी प्रोडक्ट को उस लेवल तक रखना है या फुलफिल करना है जो। सर, इसको कैसे मेंटेन करते हैं फिर आप? देखिए, ये एक इसके लिए मैं समझता हूँ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कि अगर आप टाइम टू टाइम रिसर्च करते रहें कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है। मैं फॉर एग्जांपल नोकिया फ़ोन की बात करता हूँ। देखिए, उसने शायद इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया और आज वो मोबाइल फ़ोन की मार्केट से आउट हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं अगर बात करूँ व्हीकल्स में, आईवी व्हीकल्स के बाद ये ईवी जो व्हीकल्स आई हैं, उसके बाद जो आम गाड़ियों की जो सेल्स हैं या जो ब्रांड्स हैं, उनके लिए इस वक्त बहुत टफ टाइम है। अगर हम अपने पाकिस्तानी की बात करें तो आज से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, अगर मैं 10 साल पीछे भी जाऊँ तो हमें जैम्पनीज ब्रांड के अलावा कोई पाकिस्तान में नहीं मिलता था, जिसमें होंडा, टोयोटा, सुजुकी, ये 3 ब्रांड थे। और आज आप देखें बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारे, और हर दूसरे तीसरे महीने एक नया ब्रांड आ रहा है। तो अब आप मुझे देखें कि उनके लिए वो जो कंपनीज थी पहले और आज जो कंपनी न्यू भी आ रही है, उनके लिए कितना टफ कंपटीशन हो गया है कि कस्टमर वही है लेकिन उनके पास चॉइस आती जा रही है। अब आपने उनको क्या कंज्यूमर को देना है, ये अब आपकी मार्केटिंग और आपकी रिसर्च और ये बिहेवियर उसको कैसे टारगेट करना है, ये अब चैलेंज है इसमें बहुत बड़ा। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने क्योंकि टैक्सेस की बात की है तो वैसे मतलब मैं जानना चाहूँगी, सियासत वाला से दिलचस्पी है? देखिए, जो सियासत है, जो हमारी सियासी सियासत है, उससे तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन शौक बिल्कुल है, उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी जो फैमिली की जो बेस है वो जर्नलिज्म है। तो जर्नलिज्म में जब आप रहते हैं तो ये चीज़ों को तो आपने चौली दामन का साथ। लेकिन मैं तकरीबन 2023 से जनवरी से बिजनेस पॉलिटिक्स में हिस्सा बन गया। अच्छा। एक्सीडेंटली। उससे पहले भी हमारी फैमिली का बिजनेस पॉलिटिक्स से कोई एंगेजमेंट नहीं थी। लेकिन हमारे एक दोस्त है मेरे, SM तनवीर, उनका नाम है, हमारे यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न चीफ भी है, और उससे वो केयर टेकर मिनिस्टर थे पंजाब गवर्नमेंट में, सीनियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब की कैबिनेट में। तो उनका एक दिन कॉल आई कि मैंने आपके घर पे आना है कल रात को। मैंने कहा बिल्कुल आप आए। तो वो इस्लामाबाद से बल्कि लेट आए, तो 11 बजे यही सी घर में वो आए। और उनके साथ हमारे एक दोस्त और थे, रऊफ मुख्तार साहब, वो भी सुंदर में उनका सेटअप है, रहीम खान से उनका ताल्लुक है। वो SM तनवीर साहब तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि ज़की आपने ना हमें ज्वाइन करना है। अच्छा। तो उनके साथ पहले भी शफकत वाला मामला था, मोहब्बत वाला था, दोस्त भी थे। तो मैंने कहा तनवीर भाई मुझे 1-2 दिन का मौका दे दें, मैं ज़रा बाकी भाइयों से, ज़रा फैमिली से भी मशवरा कर लूँ। तो फाइनली मैं उनका साथ शामिल हो गया और बिल्कुल कुछ नहीं पता था, ठीक है। तो उससे 1 साल पहले उनके वालिद की डेथ हुई थी। तो बेसिकली वो बिजनेस पॉलिटिक्स में थे, SM तनवीर साहब भी नहीं थे, उनका नाम था SM मुनीर। उनकी जब वफात हुई तो ग्रुप ने SM तनवीर साहब को पैनल चीफ बना दिया। अच्छा, अब उनके लिए भी पहला साल था और उसी साल के एंड में इलेक्शन आना था फेडरेशन का। और ये जो ग्रुप है ये फेडरेशन लेवल पे है, ये लोकल चैम्बर का नहीं है।
तो अब मैंने उनके साथ आना जाना शुरू कर दिया, चैम्बर्स के अंदर, एसोसिएशन के अंदर, विमेन चैम्बर्स के अंदर, पूरे पाकिस्तान में। अच्छा। अब हम ट्रैवल कर रहे हैं, दिन रात करते जा रहे हैं। सही। सितंबर का या अक्टूबर का टाइम आता है तो कहते हैं आपने इलेक्शन एज ए कैंडिडेट आपने आना। अच्छा। कहते नहीं भाई मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस किस्म का। जी। कहते यार बस मैं कह रहा हूँ, तो मैंने कहा ठीक। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि उस इलेक्शन के लड़ने के लिए प्रोसेस क्या होता है। तो उसका प्रोसेस ये होता है कि आपने अपनी एसोसिएशन से या चैम्बर से ईसी मेंबर नॉमिनेट होना होता है। ओके। तब आप फिर इलेक्शन के लिए आप एज ए कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं। सही। तो मैं अपनी जो हमारी एसोसिएशन है, ऑल पाकिस्तान कोरोगेटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, मैं उसके पास आया। अच्छा। तो हर एसोसिएशन में, हर ग्रुप में दोनों तरफ डिवीजन होती है। कुछ दोस्त कह रहे थे कि नहीं, जो दूसरा हमारा अपोजिट ग्रुप है आपने उसके साथ चलना है। अच्छा। तो मैंने कहा यार नहीं, मैंने कमिटमेंट कर ली है, मैंने ज़बान दे दी है, मैं अब तो नहीं हो सकता। तो फाइनली उस एसोसिएशन से मुझे उन्होंने ईसी मेंबर नॉमिनेट किया लड़ाई वड़ाई के बाद। अच्छा। इलेक्शन आ गया, इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई। अच्छा, अब मैं अगेन चैम्बर में भी जा रहा हूँ, मेन चैम्बर में, स्मॉल चैम्बर में, विमेन चैम्बर में, एसोसिएशन में। मुझे कोई 15 नवंबर को जाके पता चलता है कि मुझे जो वोट जिन्होंने डालना है वो सिर्फ एसोसिएशंस हैं। अच्छा। चैम्बर्स ने, जो अदर चैम्बर्स हैं या स्मॉल चैम्बर, विमेन चैम्बर, उन्होंने मुझे वोट नहीं डाला है। मेरा जो स्पेसिफिक जो इलेक्टोरल है वो एसोसिएशन से है। अच्छा। और वो एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान में है। जिसके मेंबर्स हैं वो बलोचिस्तान में भी हैं, वो सिंध में भी है, वो केपी के भी है, और पंजाब में भी है, और गिलगित-बल्तिस्तान में भी है। अच्छा, मजे की बात है कि जो 50% जो थी उसकी जो थी वो कराची बेस्ड थी ओनली। ओके। अच्छा, अब 12 दिसंबर का टाइम है जी। हम सियालकोट गए हुए थे कैंपेन के लिए। तो हमारे वो एक दोस्त है, कह लेंगे आप यार कराची विजिट किया अभी तक? मैंने कहा नहीं। कहते यार फिर तुम्हारा जीतना जो है ना बिल्कुल नामुमकिन है। और पास हिस्ट्री भी ये बताती है कि जो पंजाब से एसोसिएशन से कैंडिडेट आता है वो हार जाता है, और कराची से जो आता है वो जीत जाता है। 4 कैंडिडेट होते हैं एसोसिएशन के। तो यार ज़की तूने ना बड़ा मुश्किल, अक्सर तरह से पंजाब वालों को बर्दाश्त भी नहीं किया जाता। नहीं उसकी नहीं, ये वजह नहीं है, क्योंकि 250 वोट्स में से 125 सिर्फ कराची बेस्ड थे। तो जो वहाँ से नॉमिनेशन आएगी कराची की बिजनेस कम्युनिटी उसी को पसंद करेगी। अच्छा। लेकिन फाइनली अल्लाह की मेहरबानी से क्या हुआ, 30 दिसंबर 2023 को इलेक्शन होते हैं फेडरेशन के, और 4 कैंडिडेट जो थे एसोसिएशन के हमारे ग्रुप से थे और 4 दूसरे ग्रुप से थे। तो पहली तो बात यह है कि चारों जो कैंडिडेट थे वो हमारी ग्रुप से जीते माशाल्लाह, और उनमें सबसे टॉप ऑफ वो मैं था माशाल्लाह। और इससे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक बैलेट पेपर के ऊपर 8 नाम थे, 4 हमारे ग्रुप के और 4 दूसरे ग्रुप के। अच्छा। तो जो भी जिस वोटर ने भी आना था उसने 4 स्टैम्प जरूर लगानी थी। सही। लेकिन 7 बैलेट पेपर ऐसे निकले जिसपे सिंगल स्टैम्प थी आपकी, और सिर्फ वो मेरी थी। माशाल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ बहुत जितने भी लोग थे, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था और आप इस तरह से अचानक से आए। लेकिन एक तो अच्छा, इसकी वैसे कामयाबी की वजह आप क्या समझते हैं? वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके ऊपर हमारे जो पैटर्न चीफ है तनवीर साहब, वो काफ़ी दफ़ा मजाक करते हैं कि यार मैंने तेरे खिलाफ एक्शन लेना है कि तू ना अपनी ही कैंपेन करता रहा, तूने ग्रुप के लिए नहीं की। तो मेरे ख्याल से ये फेडरेशन की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ होगा और ना होगा। अच्छा, अब इसकी जो रिस्पॉन्स दिया जी, मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे पहले तो अल्लाह मियाँ की मेहरबानी थी, उसका करम था, रहम था उसका। नंबर 2 मैं ये कहूँगा कि उस वक्त ना मेरे वालिद हयात थे ना वालदा हयात थी इस टाइम पे, लेकिन उनकी दुआएं ठीक है, और जो फैमिली की लेगेसी थी, जो मैंने आपको बताया कि 1959 से हमारा जो फुटप्रिंट है पाकिस्तान के अंदर, वालिद साहब की वजह से, चचा की वजह से, उर्दू डाइजेस्ट की वजह से, फिर रोशन इंटरप्राइजेस की वजह से, फिर रोशन पैकेजेस की वजह से, क्योंकि रोशन पैकेजेस हमारा जो पैकेजिंग का जो इदारा है, ये मेरे ख्याल से पैकेजिंग के अंदर चौथी या पांचवी कंपनी है जो लिस्टेड कंपनी है पाकिस्तान के अंदर। अदरवाइज तो हज़ारों में है, लेकिन लिस्टेड 4 या 5 है मैक्सिमम, या 10 होंगी पाकिस्तान के अंदर जो लिस्टेड है। तो वो जो एक लेगेसी थी और वो जो पूरी फैमिली की एक जिसे कहते हैं ना कॉर्पोरेट और
लोगों के साथ एक नाम था। मैं जहाँ पर भी गया ड्यूरिंग कैंपेन, जब मैंने उर्दू डाइजेस्ट का बताया बिल्कुल तो उन्होंने कहा हम आपको जानते हैं। जाहिर है, माशाल्लाह। तो मैं समझता कि इसमें मेरी अपनी कोई एफर्ट्स नहीं थी, अच्छा। मेरी अपनी कोई चीज़ नहीं थी, जो फैमिली की लेगेसी थी। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, जब हमने 2017 में IPO किया, लिस्टेड करवाया कंपनी को, उस वक्त भी मार्केट ने हमें एक्स्ट्रा ऑर्डरी रिस्पॉन्स दिया था। उस वक्त भी 3 टाइम 4 टाइम हमारी बिड हुई थी उस वक्त भी। तो वो भी रीज़न थी फैमिली की लेगेसी, कि हमने एज ए बिजनेसमैन किसी के साथ आज तक बुरा नहीं किया, लेन देन बिल्कुल क्लियर है। हमारे मुझे याद है कि जर्मन एम्बेसडर आए हुए थे हमारे एक इवेंट के ऊपर, तो वालिद साहब वहाँ स्पीच कर रहे थे, तो उन्होंने एक चीज़ मेंशन की वहाँ पर कि मुझे इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए। अच्छा। लेकिन मैंने कभी उन लॉसेस की वजह से अपनी ग्रोथ नहीं रोकी, और उसकी वजह से मेरे बिजनेस में मल्टीप्लाई हुए माशाअल्लाह। तो उन्होंने कहा किसी का हक नहीं घटना चाहिए, छोड़ना नहीं, मतलब रोकना नहीं है, वो आपने देते रहना है, और किसी का मतलब अपना हक किसी को लेने नहीं देना। बिल्कुल, बल्कि मैंने सोचा था मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी जो कामयाबी है इसका क्रेडिट आप किसको देंगे, तो अभी तो आपने अपनी इस जीत से ही बता दिया कि आप तो पेरेंट्स को, अल्लाह ताला की ज़ात तो खैर सबसे पहले है, उसके बाद पेरेंट्स और फैमिली को आप देते हैं। देखिए अगेन हमारी जो फैमिली, मैं अगेन कहूँगा, उसमें वालिद साहब का, चचा का, दोनों ताया थे, हमें उनके साथ रहने का बहुत मौका मिला। तो उनकी तरफ से एक ही चीज़ थी कि रिस्क हलाल कमाना है आपको, माशाअल्लाह। ठीक है, बहुत ज़्यादा मौके आए कि आप दिन रातों रात अमीर भी बन सकते थे, लेकिन वो जो एक चीज़ थी उनकी शुरू से, मुझे याद है जब हमारा समनाबाद का घर था, तो नीचे हमारा ऑफिस था उर्दू डेस्क का, ऊपर घर था। अच्छा। तो साथ ही वापडा का ना दफ्तर था, सब डिवीजन था। तो मैं आपको 90s की बता रहा हूँ, तो उस वक्त हमारा जो घर का और डाइजेस्ट का जो बिल आता था ना बिजली का, 2 लाख प्लस आता था। तो वो वहाँ पर जो 9 मन कहता थे कि यार आप बेवकूफ़ है, 5,000 रुपये हमें दें। हाँ जी, और हमारे मसाइल थे, इस्तेमाल करें, ठीक है ना, इस्तेमाल करें। हाँ जी। तो लेकिन क्योंकि हमारे बड़ों की तरफ से ये चीज़ क्लियर थी ना, उन्होंने कभी इस चीज़ के ऊपर, मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि ये उस वक्त के हमारा जो डाइजेस्ट था वो जियो था। तो अगर हमारे बुजुर्गों ने कोई लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी बनानी होती, ज़ियाउल-हक के साथ रहे, मजलिस शोरा में रहे, ठीक है ना, बिल्कुल। फिर उसके बाद भी उनको थ्रू आउट, ठीक है ना, वो ऐसी ऐसी जगहों पर रहे वो, और मौके मिले कि वो पैसे बनाना चाहते तो बना सकते थे। लेकिन जब दोनों की वफ़ात हुई, बल्कि चारों की, ताया की भी, दोनों की, और चचा की, वालिद साहब की, तो कोई जैसे कहते हैं ना फैमिली के अंदर डिस्प्यूट नहीं था कि किसको क्या देना तो किसको क्या लेना। सर माशाल्लाह की बड़ी बात है, वरना इस तरह से होता नहीं है। उन्होंने ज़िंदगी ना बड़ी तवक्कल के साथ अल्लाह पे और सादा ज़िंदगी गुजारी, और वही उसका जो आखिरी जो मराइल थे उनके, वो इतने अच्छे हुए सबके। और मुझे याद है कि जब हमारे वालिद साहब की वफ़ात हुई तो हम हॉस्पिटल में थे, तो बेसिकली हम 12 भाई और 2 बहनें हैं, दो मदर से, और हम सब वहाँ पर मौजूद थे आखिरी उनके जो उनका टाइम था। और इवन हमारी जो भाभीज थी वो भी सारी की सारी वहाँ पर मौजूद थी। बड़ी बात। तो ये मैं समझता हूँ किसी के लिए इतना बड़ा, मैं समझता हूँ कि अचीवमेंट होगी कि जिसके 14 बच्चे उसके आखिरी वक्त में उसके साथ दाएं और बाएं खड़े हैं। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। अच्छा सर, वैसे आपने क्योंकि बिजनेस पॉलिटिक्स की बात की, अगर वैसे पाकिस्तान की सियासत में आने का मौका मिले तो आप आएंगे? देखिए मैं समझता हूँ कि आना तो चाहिए हमें। अच्छा। देखिए उसकी वजह ये है कि अगर आपने देखिए पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, सही, ठीक है, और अगेन अब जो वर्ल्ड जिस तरह से ग्रो कर रही है, जिस तरह से चैलेंजेस हैं सब वर्ल्ड के, अब जो है आपने अपने अगर ग्रो करना है अपने कंट्री को, अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको और कोई भी मुल्क आपको वीक कर सकता है, ठीक है। अब आपके पास जो जंगें हो रही हैं वो असली की बुनियाद पर नहीं हो रही हैं। ऐसा अभी आप रिसेंटली देखें जो ईरान यूएस की जंग है वो क्या असली की बुनियाद पे हो रही है? इस वक्त आप देखें जो हरमुस है वो उनकी सबसे बड़ी की है इस वक्त, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में मैं नहीं किसी के ख़िलाफ़ बात करूँगा, मैं ओवरऑल एक बात करूँगा कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं इस वक्त
मैं एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कह रहा हूँ कि 70% से ज़्यादा वो 65 ईयर्स से अबव होंगे। हाँ जी, ठीक है। और हमारी जो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन की जो परसेंटेज है वो 60% यूथ के ऊपर बेस कर रही है। उनको तो सर हम मौका ही नहीं देते ना, क्योंकि जो पार्टी के जिनके नाना दादा के टाइम से चलती आ रही बस उन्हीं का ही हक है। अच्छा, आने वाले को तो मैं समझता कोई ऐसी बात नहीं, अपनी नई जनरेशन को लेकर आए वो। मैं नहीं कहता हूँ कि वो जो देखिए उसका फ़ायदा भी है, उनके पास एक एक्सपीरियंस भी है, लेगेसी भी है। अगर मेरे वालिद साहब या दादा सियासत में थे, अगर मैं आ जाता तो ये बुरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे आज के जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक एक्ट करना होगा। मैं अगर आज यूथ को फोकस नहीं करूँगा अपनी प्लानिंग के अंदर, ठीक है, तो मैं कैसे उनको एंगेज करूँगा, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों को अब आना चाहिए है पॉलिटिक्स के अंदर, यूथ को स्पेशली उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनके पास हमसे ज़्यादा नॉलेज है, उनके पास हमसे ज़्यादा टूल्स हैं कि अब आपने चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। देखिए हमें अब पुरानी वो जो हम छोटे होते सुन रहे हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, अब बात उससे कहीं आगे चली गई है। वो तो उस वक्त की ज़रूरत थी। अब आज तो यूथ कहता है मुझे इंटरनेट चाहिए, मुझे तो 24 आवर चाहिए, स्पीड का चाहिए, मुझे अपनी आज़ादी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर मैं कहता हूँ यही पॉलिटिशियन अगर इसको समझ ले तो मैं समझता कोई ऐसी बात नहीं है, इन्हीं को कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा सर, वैसे हम आपका घर भी देखेंगे, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा घर बनाया है। सर आपने खुद ही बनाया है इसको या आपने बनाया लिया? इसमें आपका हाथ है या आपकी वाइफ का? देखिए जी, वाइफ मेरे सामने बैठी हुई जी। मैं समझता हूँ इस घर को बनाने में 99% जो है इनका किरदार है, इनका रोल है। मैंने तो सिर्फ जिसे कहते हैं ना फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, लेकिन इसकी डिज़ाइनिंग से लेकर एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक 99% इनकी कंट्रीब्यूशन है। और इन्हीं का आइडिया था कि इसको हमने स्पेनिश स्टाइल के ऊपर डिज़ाइन पे बनाना है, तो ये इन्हीं की काविशें हैं, इन्हीं की एफर्ट्स हैं जिसकी वजह से ये घर बना। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर ये फुल टाइम इसमें इन्वॉल्व ना होती और बाई चांस ये हमने घर स्टार्ट किया कोविड जब आया उससे कुछ 2-3 महीने पहले 2019 में, सही तो उसमें कोविड आ गया, उसकी वजह से बीच में ब्रेक्स भी आई, स्लो भी हुआ, लेकिन फाइनली हम 2021 में इस घर में शिफ्ट हो गए थे हम। तो अब इस घर में आए भी हमें माशाल्लाह 5 साल हो गए हैं। तो लेकिन इसमें आज तक जो भी इसमें बेहतरी हो रही है वो मेरी मिसेस की वजह से है। सर बाहर तो आप बॉस हैं, घर की बॉस भाभी हैं। जी बिल्कुल जी, ये तो मेरे ख्याल से होना ही चाहिए इसके बगैर तो अगर आप सर बल्कि वो इरफान कादिर साहब और अक्सर मतलब खलील रहमान साहब का ये जुमला वो कहते हैं, मैंने उनसे पूछा आपको अपनी बीवी से डर लगता है, तो उन्होंने ना ये जुमला बोला, मेरा ख्याल है हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है। ये मैं अक्सर जब गेस्ट ऐसी बात करता है तो मैं ज़रूर कोट करती हूँ। सर आप भी डरते हैं? ये देखिए, डरने से बात ये है कि घर जो है ना ये गाड़ी के 2 पहिए हैं, ठीक है, एक पहिए से कभी गाड़ी नहीं चल सकती। और डर से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि प्यार मोहब्बत से और इज्जत से जो है, रिस्पेक्ट से जो है वो ज़्यादा चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। तो मैं तो इस पे बिलीव करता हूँ। और डर भी ठीक है किसी हद तक होना चाहिए, लेकिन जो प्यार और मोहब्बत है वो उससे अबव होना। बिल्कुल ठीक है सर। मैं चाहूँगी हम आपकी वार्डरोब भी विजिट करें। सर ड्रेसिंग का जो है उसमें आप अपनी मर्जी के कपड़े लेते हैं या अपनी वाइफ की मर्जी के कपड़े लेते हैं? इसमें भी जी पूरा जो है ना वो पावर जो है वो मिसिस को है। अच्छा, अक्सर लोग सर कहते हैं, मतलब बाकी जिन लोगों के साथ मैं इंटरव्यू करती हूँ वो कहते हैं कि जी हम अपनी मर्जी से शॉपिंग करते हैं, मतलब इनको इनकी मर्जी से करने की इजाज़त है, हम हर चीज़ अपनी मर्जी से लेते हैं। लेकिन आपने कहा कि ये भी माशाल्लाह भाभी करती हैं। देखिए मैं समझता हूँ मेरी जो पर्सनल जो आफ्टर मैरिज जो ग्रूमिंग हुई जी, उसमें मेरी मिसेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है माशाल्लाह। चाहे उसमें ड्रेसिंग हो। अच्छा पहले किचन आ गया, पहले हम किचन ही देख लेते हैं ना। जी प्लीज जी। ये किचन भी अगेन मिसेस की डिमांड पे बना जी। ओके। नॉर्मली आप देखते हैं कि एक डर्टी किचन होता है, एक मेन किचन होता है, तो हमने डर्टी किचन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखा इसके अंदर, ये एक ही किचन है और इसको ओपन रखा है इसको। सही, ठीक है ना। हाँ। कि मैं समझता हूँ कि घर का जो मेन एक जो है ना हिस्सा वो किचन है
सबसे अहम है, बल्कि सबसे अहम सबसे अहम। तो इसको हमने बड़ा फ्रेंडली रखा हुआ है कि मेड्स भी काम कर सके, मिसेज ने भी कुकिंग करनी हो तो भी आसानी से हो सके। तो ये भी उन्हीं का ही प्लान था। और सर वैसे आपने कभी खुद कुकिंग की है? देखिए कुकिंग तो नहीं, मैं चाय वगैरह ज़रूर बनाता हूँ। अच्छा, बना लेते हैं? अच्छा, सुबह उठ के मैं खुद बनाता हूँ अपनी चाय, क्योंकि मुझे आदत है वो जो केटल में दम दे के जो चाय बनती है ना, उसकी आदत है। ओके। और ये मेरे वालिद को भी थी, वालदा को भी थी। अच्छा। तो वही चलती आ रही है। सही। तो अगर सुबह मिसेज ना उठें तो फिर कितने अच्छे बंदे हैं, देखे मतलब बाहर बॉस है लेकिन घर में नहीं है। उन्होंने किसी मुलाजिम को तंग नहीं करना, उन्होंने कहना मैं जाके खुद बना लेता हूँ, बल्कि घर वालों को भी पिला देता हूँ। सर कौन सा ऐसा खाना है जो आप शौक से खाते हैं, फरमाइश करके खाते हैं कि ये वाली चीज़ बनाई जाए आपके लिए? देखिए यस, बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो, लेकिन पुलाव हमारे जो एक ट्रेडिशनल डिश है वो बहुत पसंद है मुझे। फिर निहारी बहुत पसंद है, कढ़ाई बहुत पसंद है। तो ये चीज़ें पसंद है जी। ये और मिसेज ये खुद बनाती हैं जी, उनके हाथ में बड़ी लज्जत है माशाल्लाह, और दिल से बनाती हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, करेले, कीमा करेले मुझे बहुत पसंद है। इस तरह की बहुत ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा सर, घर तो वैसे किसी भी इंसान के लिए सुकून की जगह होती है, लेकिन आपके घर में अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ऐसा, वैसे तो ज़्यादातर लोग बेडरूम को ही कहते हैं, कौन सा ऐसा कोना है, कौन सी ऐसी जगह है जब आप बहुत ज़्यादा थके हुए आते हैं या बाहर से डे बहुत हेक्टिक होता है, आप कहते हैं बस मैं घर जाऊँ और वहाँ जाके बैठ जाऊँ? वो देखिए उसमें दो ऑप्शन होती है मेरे पास, एक बेडरूम और एक टीवी लॉन्च। ओके। तो नॉर्मली यही होता है कि घर आने के बाद, चेंज करने के बाद, तो क्योंकि बच्चे वगैरह, मिसेज वगैरह टीवी लॉन्च में होते हैं, अच्छा, तो वहाँ मैं जाके सोफे पे लेट जाता हूँ। सही। और अक्सर टीवी देखते हुए मैं वहाँ सो जाता हूँ, आधे एक घंटे के लिए मैं नैप ले लेता हूँ, और फिर उठकर फिर फ्रेश हो जाता है बिल्कुल। और ये वो, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त तक के लिए तो वो बेस्ट प्लेस होती है लॉन्च, और फिर रात के लिए फिर रात के तो अपना बेड, अपना बेडरूम, उसके अलावा कहीं पर वो आप दुनिया की किसी 5 स्टार 6 स्टार किसी में आप चले जाएं, वो आपको वो सुकून मिलता ही नहीं है जो आपको अपने बेड और पिलो के साथ। मैं स्पेशली बात करता हूँ बेड के साथ, पिलो लोग ज़्यादा नहीं करते, बेड की बात करते हैं, लेकिन पिलो एक बहुत बड़ा एक उसमें। सर मेरा तो पिलो करा गया आपने, क्योंकि मुझे शायद पहले बंदे मिले हैं जो पिलो की बात कर रहे हैं। सर मेरा बचपन का पिलो, और यकीन करें अगर मेरी अम्मा उसे कहती हैं कि मैं किसी के सामने रख नहीं, इसको फेंक दो, वो इतना पतला हो गया, लेकिन सर मुझे उसके बगैर नींद नहीं आती। मैं कहीं पर चली जाऊँ मैं सो ही नहीं सकती हूँ। जब वो मेरे घर वाले कहते हैं कि इतने बारीक पे कैसे नींद आ सकती है, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। मैं कहती हूँ नहीं, उसके बगैर मुझे नींद नहीं आती है। लिहाजा बेडरूम, और आपके लिए तो खैर लाउंज और वो सोफा भी आपके लिए वैसे ही। सर आप हमें अपनी वार्डरोब दिखाएंगे? जी प्लीज। सर ज्यादा आप तो सूट्स वगैरह ही वेयर करते होंगे, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग में तो देखिए जी सूट्स ही ज्यादा चलते हैं। मेरे जो फेवरेट कलर है, और जिसे कहते हैं ना कॉर्पोरेट जो कलर है, वो ब्लैक, ग्रे, ब्लू, अगर आप बात करें ब्लू में आप देखें मल्टीपल ग्रे, मतलब यही सारी जो है ना ब्लू, ग्रे, लाइट ग्रे, जो कॉर्पोरेट कलर है ना, वही चीजें चल रही हैं। तो सर शॉपिंग जो है वो भाभी आपके लिए यहाँ से करती हैं या बाहर से करती हैं? नहीं, नॉर्मली तो हम यहीं से करते हैं। अच्छा। लेकिन बाद दफा अगर आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं तो वहाँ से कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि मैं स्टिच करवाता हूँ तो थोड़ा सा ऐसा मसला है कि वो नॉर्मल साइजेस आते हैं, तो स्टिचिंग की वजह से फिर यहीं से, या फिर अगर यहीं से भी लेने हैं तो उसमें अगर मैं शूटिंग की बात करूं तो मार्क्स स्पेंसर का है, फिर आपका दूसरे जो अच्छे ब्रांड है तो उनकी कर लेते हैं। और सर हम आपके परफ्यूम्स या घड़ियां वगैरह देख सकते हैं? घड़ियों का मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। अच्छा। लेकिन परफ्यूम्स का है। परफ्यूम में डिफरेंट बल्गारी और डिफरेंट जो है वो मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा। परफ्यूम मेरी मैं डे में 2-3 दफ़ा कम से कम यूज़ करता हूँ। बिल्कुल ठीक। और जो मेरे जो गिफ्ट आते हैं ज़्यादा फैमिली की तरफ से, सबको पता है कि ये पसंद है, खास और मिसेस को भी, और कि वो मेरे हर मंथ में तकरीबन 1 बोतल यूज हो रही होती है। सही। तो सर आपका मोस्ट फेवरेट इनमें से कौन सा है? मेरा बल्गारी है। बल्गारी, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, आपने कहते घड़ियों का शौक नहीं। सर जूतों का, जूते पाकिस्तान से लेते हैं या बाहर से? आप यहीं से लेते हैं। अच्छा। क्योंकि अगेन साइजेस का इशू होता है, तो क्लार्क्स का मुझे ज़्यादा पसंद है, कंफर्टेबल भी है, और लोकल ब्रांड भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ ब्रांड से ज़्यादा
ऐसी चीज़ों में आपको कंफर्ट में ज़्यादा वो आपको पहले देखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि इंटरनेशनल ब्रांड ही हो तो आपको कंफर्ट दे। तो मैं समझता हूँ कि ब्रांड ऐसा हो, जो शूज़ ऐसा हो स्पेशली जो कि कंफर्ट होना चाहिए। सही। तो लेकिन अगेन इम्पोर्टेड अच्छा सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पाकिस्तान की कोई एक एक्ट्रेस, मॉडल या इन्फ्लुएंसर के साथ लंच या डिनर का मौका मिले तो वो कौन सी होंगी जिनके साथ आप खाना खाना चाहेंगे? देखिए, इसमें मेरे ख्याल से इस वक्त तो अगर देखा जाए तो मायरा खान बड़ी टॉप ऑफ द लिस्ट है मेरे ख्याल से। उनके साथ मुलाकात हो जाए, डिनर हो जाए, लंच हो जाए, तो कोई ऐसी बात नहीं है। सर वैसे आप ये बात कह रहे हैं, भाभी माइंड तो नहीं कर रही? नहीं देखिए, वो तो लंच डिनर में क्या भाभी साथ ही होंगे ना? नहीं, भाभी भी साथ होंगी। अच्छा, उसमें क्या मसला है? बैलेंस ठीक है, रखिए। वैसे बहुत पॉलिटिकल आंसर दिया सर ने कि भाभी भी साथ होंगी। अच्छा सर, अगर पाकिस्तान में आपको किसी मशहूर कारोबारी शख्सियत के साथ बिजनेस करने का मौका मिले तो कौन सी शख्सियत होगी जिनके साथ आप बिजनेस करना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में बिजनेस माइंडेड लोग बहुत कम है। ये भी मैं आपको बताऊँ, आज बहुत कम लोग हैं बिजनेस माइंडेड। लेकिन मैं समझता हूँ कि गौहर एजाज साहब, उनकी जो एकोबंद है, उनका जो विजन है, मैं समझता हूँ कि फ्यूचर के वो बहुत बड़े पाकिस्तान के बिजनेस लीडर होंगे। आज भी हैं, बिल्कुल आज भी हैं बिजनेस लीडर। देखिए, जिन्होंने वाकई ही अपनी मेहनत के साथ चीज़ों को डेवलप किया विद द टाइम। बिल्कुल। टेक्सटाइल से वो रियल एस्टेट में आए, और रियल एस्टेट में भी आपको पता है कि रिसेंटली उन्होंने PIA में भी वो कंसोर्शियम में शामिल है, PIA की उसमें। तो लेकिन उनके साथ अक्सर मुलाकात रहती है। उनका जो विजन है ना, उनकी जो थिंकिंग है, मुल्क को इकोनॉमिकली कैसे बेहतर करना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसेस को कैसे ग्रो करना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं समझता हूँ उनकी जो, जैसे हम नीचे बात कर रहे थे कि हमने पाकिस्तान को कैसे ठीक करना है। अभी हमने रिसेंटली फेडरेशन ने, और हमारा एक थिंक टैंक है जिसके वो चेयरमैन है गौहर एजाज साहब, उन्होंने शैडो बजट पेश किया। हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी इदारे ने पाकिस्तान का शैडो बजट पेश किया। तो मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने शैडो बजट पेश किया है तो उसके पीछे उन्होंने पूरी एफर्ट की है, उनकी टीम ने जिसमें फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी हैं नवाज खेरा साहब, उन्होंने, और इस तरह फॉर्मर चेयरमैन FBR, पूरी टीम ने मिलकर शैडो बजट पेश किया। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए था, उस पर बात करनी चाहिए थी उनको कि वो कैसे, अगर उसमें कोई गैप से हमें बताएं स्टेक होल्डर को, ताकि हम उसको बेहतर कर सकें। अच्छा सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको पाकिस्तान के सियासतदानों को एक मशवरा देना है तो आप इमरान खान साहब को क्या मशवरा देंगे? इमरान खान साहब? हाँ जी, और भी सियासतदानों के नाम आएंगे लेकिन पहला मशवरा खान साहब को। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि अगर उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है तो जो पॉलिटिक्स के जो बेसिक रूल्स है ना, उसको फॉलो करना चाहिए। सर वो क्या है बेसिक रूल्स? देखिए, फॉर एग्जांपल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, सही, सबसे ज़्यादा सही। आज वो जिस भी सिचुएशन के अंदर है, वो एज ए पॉलिटिशियन अगर मैं बात करूँ जी, तो अपने उस एक्शन की वजह से आज इस स्टेज के ऊपर है। सही। अगर देखिए, पॉलिटिक्स तो नाम ही इस चीज़ का है, फ्लेक्सिबल, ठीक है, और किसी के साथ डोर बंद करने का नहीं है। जब तक डोर्स ओपन नहीं होंगे आप कैसे बात कर? अगर आपका कोई मुखालिफ है तो आपने उसके करीब जाना है, उसको करीब करने के लिए। अगर आपसे दूर होते जाएंगे तो गैप आ जाएगा। सेकेंडली, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अगर आप ग्राउंड के अंदर है ही नहीं एज ए 11 खिलाड़ी, तो आपको गोल कब करने का मौका मिलेगा?
आप ग्राउंड का अगर आप 12वें खिलाड़ी बनकर बाहर बैठे हैं फिर तो कोई फायदा नहीं, बैठे हैं, फिर आप सियासत कर ही नहीं रहे हैं। आप सियासत कर ही नहीं रहे। मरीम नवाज शरीफ साहिबा को एक मशवरा दें। हाँ देखिए, मैं समझता हूँ उन्होंने पहली तो बात यह है कि बहुत कम टाइम में उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया है सियासत के अंदर। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो अगेन, क्योंकि देखिए ये जो सियासत है ना, ये टेस्ट मैच है जी, ये 2020 नहीं है। अच्छा, ठीक है, सही। तो वो बहुत अच्छे इकदाम कर रही हैं इस वक्त एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब। लेकिन उनको मैं समझता हूँ कि अगेन पंजाब सबसे बड़ा सूबा है इस वक्त पाकिस्तान का, सही। 65% पॉपुलेशन इन पंजाब, ठीक है। तो उनको ये चाहिए है कि पंजाब में तकरीबन 41 डिस्ट्रिक्ट हैं इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि उनको तमाम डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर करना चाहिए, उनके पोटेंशियल को सामने लाना चाहिए। और अगले 4-5 सालों में 2030 तक की मैं बात करता हूँ, अभी उनके 2.5 ईयर हैं, अगर वो ये बेस डाल दें कि ईच डिस्ट्रिक्ट हमने $1 बिलियन एक्सपोर्ट को अचीव करना है। अच्छा। तो पाकिस्तान की इस वक्त $30 बिलियन की एक्सपोर्ट है। तो अगर अगले 5 सालों में सिर्फ पंजाब की अगर $41 बिलियन 41 डिस्ट्रिक्ट है, अगर वो एक्सपोर्ट हो जाती है तो पंजाब की कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। और देखिए वो इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा यहाँ है, तो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा आपने जनरेट करनी है, आप पे प्रेशर आएगा, ठीक है ना। बाकी सूबों में तो पॉपुलेशन कम है, उन पे प्रेशर कम आएगा। तो आप पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा सूबा है, तो आपको आज से अरेंजमेंट करने पड़ेंगे कि आने वाली जो चैलेंजेस हैं उसके मुताबिक आपको हॉस्पिटल डेवलप करने पड़ेंगे, आपको स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी डेवलप करनी पड़ेंगी। देखिए 2.5% से हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ठीक है। तो आपकी अगर जीडीपी 4% है तो इसका मतलब आप माइनस में है। तो सुबह पंजाब की जो जीडीपी है उसको कम से कम मैं समझता हूँ सीएम पंजाब को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, इसको 7 से 8% के ऊपर अगले 4-5 सालों पे लेकर जाना है। पंजाब की जीडीपी की बात कर रहा हूँ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये मैं समझता हूँ उनके लिए एक चीज़ होगी। शहबाज शरीफ साहब को कोई मशवरा दें। शहबाज शरीफ साहब देखिए, मैं समझता हूँ बहुत डायनेमिक लीडर है, बहुत अरसे से सियासत में हैं, बहुत अरसा उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब उन्होंने सर्व किया और अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ उनके टाइम में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं। सबसे पहली बात तो 25 मई जो 10 मई है 2025 मार्के हक जो जीता हमने इंडिया से, जंग जीती। और आप ख़ास तौर पर रिसेंटली एज ए मीडिएटर, एज ए पीस, जो पाकिस्तान ने, जो दुनिया कहती है कि नहीं पाकिस्तान तो एक फाइटर है और यहाँ पर हर वक्त जंग लगी हुई है, उसने जो पूरी दुनिया में जो इमेज दिया है पाकिस्तान ने, तो मैं समझता हूँ जो इस पर कलीदी किरदार था इस सारी नेगोशिएशन में पाकिस्तान का बहुत अहम था। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अगर इस पर वो फोकस कर लें, अगेन पाकिस्तान में 170 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि 2030 में हमारी $170 बिलियन की एक्सपोर्ट होनी चाहिए। सही। सर गौहर एजाज साहब को एक मशवरा दें। देखिए गौहर एजाज साहब को मैं समझता हूँ अगेन, जैसे मैंने पहले भी कहा, मशवरे की ज़रूरत नहीं है। अगेन ही इज़ वेरी डायनेमिक लीडर और बिजनेस मैं साइड की बात करता हूँ, उनके जो आइडियाज़ हैं उनके पास, अगर उनको मौका दिया जाए, उनसे मुराद है कि उनकी जो आइडियाज़ को, उनकी जो विजन है, उनकी जो उनको मौका दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। ओके, ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तमाम देखने वालों का शुक्रिया। आखिर में आप लोगों ने अपना फीडबैक देना नहीं भूलना कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का, सबसे बढ़ के पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।